हेलो एवरीवन। तो मैं हूं एचएस और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। स्टूडेंट्स, आई एम प्रेजेंट हियर टू चेंज योर ड्रीम इनटू रियलिटी टू सॉल्व एचसी वर्मा प्रॉब्लम टू क्वालिफाई नीट एंड जेईई मेन एडवांस विथ अ गुड रैंक। तो दिस इज video 2 of solution series, and in this video we will solve problem number 11 to 25 of न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्योंकि पहले वाले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सॉल्व कर रखा है, तो इसलिए आज हम प्रॉब्लम नंबर 11 to 25 सॉल्व करने वाले हैं। तो आप अपने कॉपी और पेन के साथ मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए और हम लोग बिना देर लगाए अब क्वेश्चन नंबर 11 की शुरुआत करते हैं। आप जब भी वीडियो देखने की शुरुआत करें इस सॉल्यूशन सीरीज का, तो मेरा सजेशन है आप लोगों से कि आप पेन और कॉपी के साथ ही बैठें, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा और आप रेगुलरली इस वीडियो को देखें। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि अगर एचबी बुक को आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो फिर आपका जो ड्रीम है दैट विल सर्टेनली चेंज इनटू रियलिटी, एंड आई एम टू हेल्प यू हियर। तो सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास बुक होगा तो आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों कि a small block B is placed on block A of mass 5 kg and length 25 cm। चलिए मैं क्वेश्चन भी आज लिखने की कोशिश कर रहा हूं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। ये a small block of mass a small block B है। A small block B is placed on another block of mass 5 kg and length 20 cm। क्वेश्चन है कि a small block B is placed on another block of mass 5 kg and length 20 cm. Initially the block B is near the right end of block A. Initially the block B is at right end of block A. Okay, block A. A constant horizontal force of 10 Newton is applied to block A. A constant horizontal force is applied. A constant horizontal force of 10 Newton given है 10 Newton is applied on block A। और फाइनली आपको फाइंड द टाइम इलैप्स बिफोर द ब्लॉक B separates from A। फाइंड द टाइम elapsed before the block B separates from block A। तो ये अपना क्वेश्चन है बच्चों, आप देख रहे होंगे। आप बुक को भी निकाल लो, बुक को निकाल करके बुक से आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्योंकि थंबनेल पर बिल्कुल लिखा रहता है कि प्रॉब्लम नंबर कहां से कहां तक का सॉल्यूशन है। ये प्रॉब्लम नंबर 11 है अपना। तो देखो ये क्वेश्चन है कि a small block B is placed on another block of mass 5 kg and length 20 cm। मीन इसका हम अगर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ये एक ब्लॉक होगा,
ये ब्लॉक ए है और इसके राइट एंड पर ब्लॉक बी रखा हुआ है। ए स्मॉल ब्लॉक बी इज प्लेस्ड ऑन अनदर ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, अनदर ब्लॉक ए है वहां ए ऑफ मास 5 kg एंड लेंथ 20 cm, मीन इसकी पूरी जो लेंथ है यहां से यहां तक की जो दूरी है ये 20 सेंटीमीटर की है। इनिशियली द ब्लॉक इज एट राइट एंड ऑफ ब्लॉक ए, ये जो ब्लॉक बी है इनिशियली द ब्लॉक बी इज एट राइट एंड ऑफ ब्लॉक ए, मतलब ये जो ब्लॉक बी है वो ए के राइट एंड पर है जैसे कि फिगर में दिखाया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन है कि अब इस ए पर एक फोर्स एफ लग रहा है 10 न्यूटन का। नाउ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ब्लॉक ए। ठीक है, अब इसके बाद ये क्वेश्चन ये है कि जब 10 न्यूटन की फोर्स लगाया जा रहा है तो कितने समय के बाद ये बी जो है ए से सेपरेट हो जाएगा। एक्चुअली सबसे पहली तो बात ये है कि बी सेपरेट क्यों होगा, तो चूंकि ए और बी का सरफेस बच्चों स्मूथ है, तो स्मूथ सरफेस होने से क्या होगा, आप इसको केयरफुली देखेंगे तो इस पर नॉर्मल ऊपर की ओर लगेगा और mg नीचे की ओर लगेगा। इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है कि b एक्सेलरेट हो। एक्चुअली जब तक b पर आगे की ओर कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक b एक्सेलरेट नहीं होगा। तो जब हम a पर फोर्स लगाएंगे, ये जो a पर आप देख रहे हैं 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया है, तो इस फोर्स की वजह से सिर्फ a चलेगा और b जस्ट वहां पर रुका हुआ रहेगा। मतलब ऐसा होगा कि a जस्ट वहां से सरकते हुए आगे निकल जाएगा और b फाइनली गिर जाएगा। तो हमें इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए, ये जब फोर्स लगाएंगे तो इससे ये जो इस ब्लॉक का मास 5 kg दिया हुआ है ये एक्सेलरेट होगा, सिर्फ इस फोर्स की वजह से ये 5 kg वाली ब्लॉक एक्सेलरेट होगा। उसके मास से इसका एक्सेलरेशन काउंटिंग में कोई रिलेशन नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं कि जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे और बी ए पर है तो क्या बी के मास को भी ऐड करना है। तो हम चूंकि अलग अलग सिस्टम बना रहे हैं, ये सिस्टम अलग है, ये सिस्टम अलग है। अगर आप ए की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो ऑब्वियसली ऐसा फ्री बॉडी डायग्राम होगा। देखिए यहां से ये जो नॉर्मल एन नीचे लगेगा, क्योंकि बी पर ऊपर लगा है तो वही नॉर्मल इस पर नीचे लगेगा। इसके बाद ये ग्राउंड, ये जो सरफेस है ये एन डैश नॉर्मल लगाएगा। फिर इसकी जो मास है एम जी, इसको एम डैश जी से डिनोट करता हूं, ये नीचे लगेगा और ये फोर्स ऊपर लगेगा। तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ए के अलावा नहीं लग रहा है और इसकी वैल्यू है 10 न्यूटन और इसकी मास है 5 kg। तो सो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन होगा, फोर्स को, इस हॉरिजॉन्टल फोर्स को एम डैश से डिवाइड करेंगे, इसके मास से डिवाइड कर देंगे तो ये 10 न्यूटन हो जाएगा और इसका मास है 5 kg। तो इस तरह से हमें 2 न्यूटन पर केजी या फिर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब ये ब्लॉक तो आगे बढ़ ही नहीं रही है, बी का एक्सेलरेशन तो 0 है, एक्सेलरेशन ऑफ बी इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा कि ये ए वहां से सरकते हुए पार कर जाएगी और वो जब ये पूरी तरह से पार कर जाएगी मतलब ये 20 cm का डिस्टेंस कवर कर लेगा ये ब्लॉक ए का ये लास्ट वाला लेफ्ट एंड, तो फिर वो ब्लॉक नीचे गिर जाएगी। तो बस हमें ये सॉल्व करना था कि ए का एक्सेलरेशन निकाल करके डिस्टेंस टाइम इलैप्स इन ट्रैवलिंग डिस्टेंस 20 cm बाई ए, जितने देर में ए 20 cm डिस्टेंस कवर कर लेगा बी नीचे की ओर गिर जाएगा। तो सो अब हमें एस इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर अप्लाई करना चाहिए। ये 20 cm है तो 20/100 करते हैं, यहाँ 1/2 होगा, ए की वैल्यू 2 है और टाइम हमें निकालना है तो यहाँ टी स्क्वायर लिखते हैं। ये इम्प्लाइंग टी स्क्वायर इक्वल टू 20/100 इम्प्लाइंग टी इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 20/100। तो यही इसका आंसर होगा। अब इसकी रूट वगैरह निकाल करके आप आंसर मैच करा सकते हैं। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि आप क्वेश्चन नंबर 11 को समझ गए होंगे। इसमें एक्चुअल में क्या है कि एक बड़े से ब्लॉक पर, ये लॉन्गर ब्लॉक पर एक ये स्मॉलर ब्लॉक रखा हुआ है, ये वेरी स्मॉल डायमेंशन का है। सो इसकी डायमेंशन को, इसकी लेंथ ब्रेथ को इग्नोर करके सॉल्व करना है प्रॉब्लम को। इस पर जब फोर्स लगाएंगे तो यहाँ बच्चों का बस ये कंफ्यूजन होता है कि इसके भी मास को ऐड करेंगे या ये फोर्स क्या उस पर भी काम करेगा।
तो बच्चों दोनों का जब कंफ्यूजन होता है तो आप फ्री बॉडी डायग्राम आपको बना लेना चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से क्लियर हो जाता है कि कौन कौन से फोर्सेस को हमें काउंट करना है। तो आप देख रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम से कि इसके अलावा कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स ए पर नहीं लग रहा है। तो जब हम ए की एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ऑब्वियसली ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा और बी पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है। तो जब बी पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगेगा तो बी का कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा और सो वो एक्सेलरेट ही नहीं होगा। तो जब इसका ये लेफ्ट वाला एंड यहाँ पर पहुंच जाएगा, मीन 20 cm का डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो बी यहाँ पर नीचे की ओर फॉल कर जाएगा। तो यही हमारा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 11 था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको मिटा देते हैं। आप लोग थोड़ा सा जब भी पढ़िए कॉपी और कलम के साथ पढ़िए, आप नोट कीजिए जो भी सॉल्यूशन है, तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये है बच्चों कि हर क्वेश्चन को लिखना इम्पॉसिबल लग रहा है बेटा, तो आप लोग क्वेश्चन लिख लेना, या क्वेश्चन जब भी आप पढ़ें तो बुक के साथ रहेंगे तो फिर क्वेश्चन मेंशन करने, क्वेश्चन लिखने की हमारी कोई जरूरत नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक मैन है और इस तरह से कोई मैन हैज फॉलन इनटू अ डीच ऑफ विड्थ। ये एक डीच है और इस डीच की जो डीच मीन गड्ढा होता है, तो ये इसका जो विड्थ है वो डी है और एक आदमी है जो ऐसे नीचे की ओर इसमें गिर गया है और उसको ऊपर उठाने के लिए दोनों तरफ से ऐसे रस्सी डाल करके उसको पकड़ा दिया गया है और पकड़ा करके इसको इस साइड से और इस साइड से खींचा जा रहा है। ये सभी बच्चों का डाउट होता है, जो भी क्लास 11 के बच्चे होते हैं, सबके सारे बच्चे जब क्लासरूम में जाते हैं तो अपने टीचर से पूछते हैं, ये सर्टेनली ये डाउट होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप भी समझ लीजिए। मैं ऐसा करता हूं कि आपको भी ये डाउट आया होगा। तो यहां पर हम लोग इस मैन को हटा करके एक मास ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, ये इसको ही हम लोग मैन समझेंगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो ऊपर उठाने के लिए जो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होगा F, इसकी वैल्यू क्या होगी मैन को ऊपर पुल करने के लिए। तो ऑब्वियसली इस मैन को पर mg फोर्स नीचे लग रहा है और यहां से यदि F फोर्स लगाएंगे तो ये स्ट्रिंग भी F जो टेंशन होगा वो टेंशन F के इक्वल हो जाएगा, यहाँ भी टेंशन F के इक्वल होगा। अब हम क्या करेंगे कि इस फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ये एंगल मान लो थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये दोनों फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा दैट विल हेल्प टू राइज द मैन इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो सो कंपोनेंट ऑफ दिस टू फोर्सेस will be equal to f cos theta and इसका भी f cos theta। तो f cos theta plus f cos theta that is f vertical हो गया 2f cos theta। ये f vertical का वैल्यू हो गया 2f cos theta, मतलब ऊपर की ओर इस पर 2f cos theta काम कर रहा है और नीचे क्या काम कर रहा है mg। तो अब आप बताइए कि जस्ट पुल करने के लिए क्या होना चाहिए। टू जस्ट पुल अप, अगर जस्ट पुल करना है तो मतलब नीचे वाले फोर्सेस और ऊपर वाले फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर जाएंगे, यानी जो F वर्टिकल अपवर्ड है इक्वल टू F वर्टिकल डाउनवर्ड, दैट इज 2F cos थीटा mg के बराबर हो जाएगा। तो F इक्वल हो जाएगा mg बाई 2 cos थीटा के, F का वैल्यू हो जाएगा mg बाई 2 cos थीटा। अब इसी क्वेश्चन में आगे ये भी प्रूफ करने के लिए बोला गया है कि जैसे आप दिखाओ कि जैसे जैसे मैन ऊपर की ओर राइज करेगा फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी। तो आप फिगर से देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये ब्लॉक ऊपर बढ़ेगी तो ऐसा सिचुएशन आएगा। सपोज करो कि ब्लॉक यहाँ आ गई, तो ये अभी एंगल ये बना है, बाद में एंगल ये बनेगा, ये थीटा डैश बनने लगेगा। तो जैसे जैसे मैन ऊपर राइज करेगा, और थीटा डैश की वैल्यू फिगर से क्लियर है, ये थीटा 1 से ग्रेटर होगा, क्योंकि थीटा डैश थीटा और इस एंगल के बराबर होने लगेगा, अल्फा के बराबर। ये जो थीटा होने लगेगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है ना, तो थीटा डैश विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा।
तो सो जैसे जैसे मैन ऊपर राइज करेगा ये जो एंगल है वो इंक्रीज करेगा, और जब एंगल इंक्रीज करेगा तो कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज करेगा, और जब डिनोमिनेटर डिक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली एफ क्या करेगा, बढ़ जाएगा। जब नीचे वाला जो ये पार्ट है थीटा बढ़ाने से क्या होगा, ये वैल्यू घटेगा। अब ये वैल्यू घटेगा तो डिनोमिनेटर घटेगा, और जब डिनोमिनेटर घटता है तो नेट वैल्यू किसी भी फ्रैक्शन का इंक्रीज कर जाता है। ऑब्वियसली एफ का मान ज्यादा आने लगेगा, तो सो हम लोग लिखेंगे कि एज मैन मूव्स अप थीटा डिक्रीजेज, थीटा डिक्रीज करेगा तो सो कॉस थीटा इंक्रीजेज, कॉस थीटा की वैल्यू ज्यादा आएगा। कम थीटा पर कॉस थीटा ज्यादा आता है। कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं 1 होता है, और वहीं कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, कॉस 60 डिग्री का उससे भी कम 1/2 होता है। तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा, सॉरी यहाँ पर एज मैन मूव्स अप थीटा इंक्रीजेज ना, यहाँ थीटा जैसे जैसे मैन अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा थीटा इंक्रीज करेगा, एंड कॉस थीटा की वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। दैट इज डिनोमिनेटर ये वैल्यू क्या करेगा, डिनोमिनेटर का वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो सो एफ इंक्रीजेस, अब एफ की वैल्यू इंक्रीज करने लगेगा, एफ की वैल्यू इंक्रीज करने लगेगा। तो ये प्रूफ हो गया कि जैसे जैसे मैन ऊपर जाएगा फोर्स की वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करने लगेगा। अब इसके बाद एफ की वैल्यू निकालते हैं, तो बस कॉस थीटा की वैल्यू हमें इस फिगर से निकाल कर रख देना है। तो नाउ कॉस थीटा इक्वल टू, अब ये जो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी फिगर से आप देख रहे हैं कि ये हो जाएगा d/2 है ना, और ये h दिया हुआ है। फिगर को थोड़ा सा मैं दूसरे जगह बना लेता हूं समझाने के लिए कि ये वैल्यू h दिया हुआ है और ये d/2 हो जाएगा। थोड़ा दूसरे पेन की लग रहा है जरूरत पड़ेगा, चलो। तो ये हो जाएगा आपको d/2 हो गया, और ये h है, तो ये हमें थीटा फाइंड आउट करना है, कॉस थीटा वैल्यू। तो ये d²/4, ये हो जाएगा d²/4 प्लस h² का रूट हो जाएगा। इसलिए वी हैव कॉस थीटा इक्वल टू h/d²/4 प्लस √h²। तो नाउ cos theta equal to we have h/d²/4 प्लस √h²। सो f की जो वैल्यू आएगी हमारी वो कितनी मिली है, mg। ये देखिए ये इक्वेशन a है और इसको आप इक्वेशन b मान सकते हैं। तो सो फ्रॉम यू कैन राइट a एंड b, a और b से जो f की वैल्यू बच्चों मिलेगी वो कितनी मिलेगी, mg/2, और cos थीटा की वैल्यू यहां बैठा लीजिए h/d²/4 प्लस h। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये 2 है तो यहां से कैंसिल हो जाएगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सॉल्व भी कर दे रहा हूं। mg हो जाएगा 2 होगा, यहाँ h हो जाएगा, और ये d² प्लस 4h का √2 होगा, है ना। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा क्या, ये d² 4h² 2 हो जाएगा। तो ये शायद 4h हो जाएगा, ये 2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ भी ये 2 रहेगा, और फिर इसको आप सॉल्व कर लो, आंसर तो आ ही जाएगा। ये 2 अपसाइड मीन आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आंसर होगा, या फिर आंसर आपका हो जाएगा mg d² प्लस 4h² का रूट डिवाइडेड बाय 4h। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। मैं देख लेता हूं आंसर, शायद यही है। एक्चुअली इसमें कैलकुलेशन है, हाँ आंसर राइट है, यही आंसर है। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 होगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं।
इसको मिटा देता हूं। चलिए ये मिट गया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 13 अच्छा आ गया। मैं क्वेश्चन देखने के लिए मोबाइल का यूज कर रहा हूँ, इसी में बुक डाउनलोड है। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। आ गया आ गया आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 13 आप लिखिए। ये लग रहा है कि पेन थोड़ा गड़बड़ कंडीशन में हो गया दोनों। तो ये 13 है। 13 में ये है कि एक एलिवेटर है, आपके पास बुक है, आप देखिए, और इसमें एक ब्लॉक है, इसके ऊपर भी एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक का नेमिंग ए किया हुआ है, ये बी किया हुआ है, और ये इंटायर सिस्टम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे की ओर फॉल कर रहा है। ये एक एलिवेटर है, और ये जो ब्लॉक ए है, मास ऑफ ब्लॉक इज गिवन 0.5 kg। ये एलिवेटर नीचे की ओर फॉल कर रहा है। क्वेश्चन ये है कि द एलिवेटर शोन इन फिगर इज डिसेंडिंग विथ and deceleration and acceleration 2 meter per second square. The mass of block A is 0.5 kg. What force is exerted by the block A on the block B? मतलब A ब्लॉक द्वारा B पर कितना फोर्स एडजस्ट हो रहा है, तो जितना A B पर फोर्स एडजस्ट करेगा B भी A पर उतना ही करेगा। तो हम लोग B के द्वारा जो A पर नॉर्मल एडजस्ट हो रहा है N, उसको लेते हैं, A का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, B का नहीं बनाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें A का मास गिवन है। अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करना चाहेंगे तो मास शुड बी नोन, एंड हियर वी हैव मास ऑफ ब्लॉक A। तो सो वी शुड अप्लाई और वी शुड ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ब्लॉक A। तो आई थिंक आप सबों को ये आ रहा होगा। ये ब्लॉक A पर ये दिस इज द फोर्स बिटवीन AB, एन AB को हम लोग N डिनोट किए हैं, और दिस इज mg, ये दिस इज मास ऑफ A इंटू जी, तो 0.5 इंटू 10। तो अब चूंकि ये इंटायर सिस्टम इधर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से फॉल कर रहा है, तो आप इक्वेशन लिखिए। नीचे वाले फोर्स से ऊपर वाले फोर्स को माइनस करेंगे, क्योंकि ये इस चूंकि एलिवेटर नीचे की ओर एक्सेलरेटेड है, तो ये भी नीचे की ओर ही एक्सेलरेटेड है, ये भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे की ओर एक्सेलरेटेड है। तो नीचे वाले फोर्स से ऊपर वाले फोर्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो नीचे वाला फोर्स है mg, ऊपर का फोर्स है n, इक्वल टू कर देंगे a में फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये नेट फोर्स हो गया। अब mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5 इंटू 10 तो 5 होता है, यहाँ 5 लिखेंगे, माइनस n। m की वैल्यू 0.5 है एंड एक्सेलरेशन 2 है, तो 5 माइनस n इक्वल टू ये 0.5 इंटू 2 1 होगा, तो सो नॉर्मल की वैल्यू 4 न्यूटन आ जाएगा। दिस इज द फोर्स बिटवीन A एंड B, एंड दिस इज 4 न्यूटन। ये जो फोर्स होगा A और B के बीच का, ये फोर्स हो जाएगा 4 न्यूटन। तो आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 13 था। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 14, तो मैं आशा करता हूं आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, अ पेंडुलम बॉब ऑफ मास 50 ग्राम। देखिए इसमें भी क्या है, आप क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए, या फिर मैं समझा रहा हूं, आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा कि एक पेंडुलम, जैसे एक एलिवेटर है और एलिवेटर में ही एक पेंडुलम ऐसे लटका हुआ है। अब इसका जो मास है पेंडुलम का m इक्वल टू 50 ग्राम गिवन है। इसके बाद क्वेश्चन है कि फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है। इस एलिवेटर का एक्सेलरेशन कभी ऊपर है कभी नीचे है, तो कभी v इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, कभी a अप है कभी a डाउन है, और कभी v क्या है, कांस्टेंट है। तो इसी कंडीशन में, ये तीन जो कंडीशन दिया हुआ है, इसी कंडीशन को लेकर टेंशन निकालना है। तो चलिए
ये भी बच्चों से प्रॉब्लम फंसता है। फंसने का वजह ये है ना कि जो इसमें लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है, वो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। क्वेश्चन है, पेंडुलम बॉब ऑफ मास 50 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इफ द एलिवेटर गोज अप विथ एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, हाँ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये ऊपर जा रहा है। तो आपको इसमें निकालना है टेंशन की वैल्यू। ये आपका क्वेश्चन नंबर ए है। फिर बी में गोज अप विथ डी एक्सेलरेशन, मतलब इसमें वेलोसिटी भी ऊपर है और एक्सेलरेशन भी ऊपर है। तो हमें वेलोसिटी के डायरेक्शन से मतलब नहीं होता है, हमें देखना होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जब हम अप्लाई करते हैं F इक्वल टू एम ए इक्वेशन, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है। तो चलिए, अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऊपर लेंगे तो इसके सेक्शन ए के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। mg नीचे की ओर लिखेंगे, टेंशन ऊपर की ओर लिखेंगे। तो यहाँ t माइनस एम जी इक्वल टू एम ए लिखेंगे एंड t की वैल्यू हो जाएगा आपका एम ए प्लस एम जी। अब आप वैल्यू डालेंगे तो t का मान मिल जाएगा। मास की वैल्यू डालिए, एक्सेलरेशन जो 1.2 है वो डालिए, तो आपको t का वैल्यू मिल जाएगा। ये a हो गया। अब b में क्या है कि ये एलिवेटर तो ऊपर जा रहा है बट डीएक्सेलरेट होकर जा रहा है। तो कोई भी अगर पार्टिकल या कोई सिस्टम या कोई पर्सन, या मान लो आप दौड़ रहे हो आगे की ओर और आप डीएक्सेलरेट होकर के दौड़ रहे हो, मतलब डीएक्सेलरेट होकर दौड़ने का मतलब क्या होगा कि आपका एक्सेलरेशन पीछे है, आप पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में वर्क करेगा, वो पीछे पीछे लगेगा। तो यहाँ पर वही लॉजिक है कि अगर मान लो ये जा रहा है ऊपर की ओर बट इसका एक्सेलरेशन पीछे है, क्योंकि डीएक्सेलरेशन का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है। तो ऑब्वियसली इसका हमारा इक्वेशन हमें ऐसे लिखना होगा, t ऊपर है mg नीचे है। यहाँ पर हमें mg से ही t को, चूंकि एक्सेलरेशन नीचे है तो नीचे वाले फोर्सेस से ऊपर वाले फोर्स को घटा करके ma के इक्वल करेंगे। तो नीचे mg है, mg से t को माइनस किए और माइनस करने के बाद इसको ma से इक्वेट कर देंगे। तो जो t की वैल्यू आ जाएगा वो ma प्लस mg आ जाएगा। ये t का वैल्यू यहाँ ma प्लस mg हो जाएगा। अब आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके जस्ट नेक्स्ट सी कि मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा, सी है गोज अप विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, गोज डाउन विथ एक्सेलरेशन। ओके, सी है गोज अप विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इस केस में भी टेंशन ऊपर, mg नीचे और एक्सेलरेशन 0 है, तो t माइनस एम जी इक्वल टू m इंटू 0, यानी t इस केस में mg के इक्वल आएगा। यहां पर गलत हो रहा है, t इक्वल टू हो जाएगा mg माइनस एम ए, mg माइनस एम ए। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी है गोज डाउन विथ एंड एक्सेलरेशन, और ई में है कि गोज डाउन विथ डी एक्सेलरेशन। मतलब ए था कि गोज अप विथ एक्सेलरेशन, बी था कि गोज अप विथ डी एक्सेलरेशन, सी है कि गोज अप विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब इसका डी पार्ट है कि गोज डाउन, मतलब सिस्टम नीचे की ओर आ रहा है लेकिन एक्सेलरेट होकर के आ रहा है। तो नीचे की ओर आए और एक्सेलरेट हो तो इसका मतलब एक्सेलरेशन नीचे ही है। तो नीचे है एक्सेलरेशन, मीन इसका एक्सेलरेशन हम लोग नीचे ले लेंगे, mg नीचे लगेगा और t ऊपर लगेगा। इक्वेशन हो जाएगा mg माइनस टी इक्वल टू एम ए, सो t इक्वल टू mg माइनस एम ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर ई जो है वो है गोज डाउन विथ डी एक्सेलरेशन, मतलब नीचे कोई चीज आ रहा है डी एक्सेलरेट होकर, मीन एक्सेलरेशन यहां पर किधर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो टेंशन ऊपर ले लेंगे और mg नीचे ले लेंगे। अब इक्वेशन हो जाएगा, यहाँ t से mg को माइनस करेंगे, t माइनस mg इक्वल टू एम ए, सो t हो जाएगा mg प्लस एम ए, ये t की वैल्यू हो जाएगी। तो
आप लोग इसको नोट कीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा इसमें इंक फिल कर रहा हूं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये 14 था ना, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 15। पता नहीं इंक क्यों कम हो गया, पता नहीं चला इसका। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, कौन सा, 15। तो थोड़ा थोड़ा मैं कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते जा रहा हूँ कि किस कॉन्सेप्ट की बेसिस पर ये बन रहा है। इसमें मैंने, हालांकि ये क्वेश्चन सूडो फोर्स के एप्लीकेशन से भी बन जाता है, बट ये ज्यादा कन्वीनियंट मेथड होता है जब आपको एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम से क्लियर है कि सिस्टम का एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम से क्या है, तो फिर सूडो फोर्स लगाने का कोई ज्यादा मतलब नहीं बनता है। तो चूंकि यहाँ क्लियर था कि जब बल्ब सीलिंग से लटका हुआ है तो जो एक्सेलरेशन सीलिंग का होगा वहीं बल्ब का होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों। अच्छा आप पहले एक चीज को यहां समझ लो, थोड़ा ये मैं सॉल्यूशन तो कर ही रहा हूं, थोड़ी थोड़ी कॉन्सेप्ट की भी मेंशन करना जरूरी है, सो दैट कि आप प्रॉब्लम को अच्छे से समझ सकें। देखिए अगर मान लो आप वेइंग मशीन पर खड़े होते हो, दिस इज वेइंग मशीन। एक्चुअली वेइंग मशीन का जो सिस्टम होता है इस तरह का होता है, अंदर स्प्रिंग होता है और इस पर कोई भी बंदा खड़ा होता है, जैसे मान लो कोई खड़ा है, एक्चुअल में जितना नॉर्मल ये एडजस्ट करेगा ये उतना ही ये भी उस पर, मतलब मशीन भी उस पर नॉर्मल एडजस्ट करेगा। तो जितना नॉर्मल ज्यादा ये एडजस्ट करेगा उतना ही इसकी स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा और उसी के प्रोपोर्शनल ये रीडिंग शो करता है। मतलब जो वेइंग मशीन होता है वो नॉर्मल के बराबर रीडिंग शो करता है। तो अगर मान लीजिए कि ये वेइंग मशीन पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये वेइंग मशीन स्टेशनरी है, मतलब सारा कुछ सिस्टम रेस्ट में है, ग्राउंड फ्रेम से इंटायर सिस्टम रेस्ट में है, तो ये एम मास है मान लीजिए ब्लॉक का, तो नॉर्मल ऊपर लगता है और एम जी यूजुअली ऐसा ही होता है। वेइंग मशीन पर हम लोग ग्राउंड पर ही खड़े होते हैं, हम लोग किसी एलिवेटर में वेइंग मशीन नहीं फिट होता है, बट साइंस है, उसका इमेजिनेशन है। तो चलिए इमेजिनेशन को भी हम समझते हैं। तो ऐसे हम लोग ग्राउंड पर जो वेइंग मशीन है खड़े होते हैं, तो एम जी नीचे लगेगा और नॉर्मल किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। तो नॉर्मल यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ तो एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन तो आप 0 लेते हैं, तो नॉर्मल एक्चुअली में mg के इक्वल होता है, तो ये ट्रू वेट होता है। अब सपोज कीजिए कि ये एलिवेटर में फिटेड है और एलिवेटर ऊपर की ओर एक्सेलरेटेड है, तब हम नॉर्मल की वैल्यू, जो नॉर्मल आएगा वही वेइंग मशीन वेट शो करेगा। तो अब इस केस में हमारा इक्वेशन हो जाएगा नॉर्मल माइनस mg इक्वल टू एम ए नॉट। अगर एक्सेलरेशन को ए नॉट लेते हैं तो सो वी हैव नॉर्मल इक्वल टू mg प्लस एम ए नॉट, मतलब जो वेट है वो एम ए नॉट से इंक्रीज कर जाता है। जब वेइंग मशीन ऊपर की ओर एक्सेलरेटेड होगा तो वेट शोन बाय मशीन एम ए नॉट से इंक्रीज कर जाएगा। आप इसे याद रखेंगे, जब वेइंग मशीन ऊपर की ओर एक्सेलरेटेड होगा तो नॉर्मल ऊपर mg नीचे, नॉर्मल माइनस mg एम ए नॉट लिखेंगे, तो सो वी हैव नॉर्मल mg प्लस एम ए नॉट, दैट इज वेट इंक्रीजेज बाय एम ए नॉट, एम ए नॉट से इंक्रीज कर जाएगा। इसी तरह से अगर ये एलिवेटर नीचे की ओर एक्सेलरेटेड है तो क्या होगा, इस केस में हम mg से नॉर्मल को माइनस करेंगे और एम ए नॉट से इक्वेट करेंगे, इसको एम ए नॉट लेते हैं, तो mg माइनस एन डैश इक्वल टू एम ए नॉट लिखेंगे, तो एन डैश हो जाएगा एम ए नॉट सॉरी एम जी, और इसको इधर लाएंगे, एन डैश को इस साइड में लाए तो यहाँ पर माइनस एम ए नॉट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर वेट एम ए नॉट से क्या हो गया, कम हो गया। मतलब नीचे की ओर अगर एलिवेटर एक्सेलरेटेड होगा
तो वेट ma0 से डिक्रीज कर जाएगा, और ऊपर की ओर एक्सेलरेटेड होगा तो वेट ma0 से क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि एक मैं पढ़ देता हूं। अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन प्लेस्ड on the floor of an elevator. The elevator starts going up with some acceleration, moves with uniform velocity for a time, and finally deaccelerate to a stop. The maximum and the minimum weights recorded are 72 kg and 60 kg. तो obviously एक्सेलरेटेड अप जब होगा तो वेट मैक्सिमम सोन हुआ होगा और वो वेट mg प्लस ma0 के इक्वल होगा, और जब ऊपर जाने ही के ही प्रोसेस में डीएक्सेलरेट हुआ होगा, क्योंकि जब एलिवेटर ग्राउंड से किसी फ्लोर से ऊपर की ओर जब जाने के लिए होता है, पहले एक्सेलरेट होगा, फिर कुछ देर तक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, और फिर चूंकि उसे रुकना है तो जाएगा ऊपर ही, बट डीएक्सेलरेट होकर जाएगा और फाइनली ये स्टॉप कर जाएगा। तो जब डीएक्सेलरेट होगा उस समय एक्सेलरेशन नीचे होगा, और उस केस में जो वेट सोन होगा वो इतना होगा। तो आप समझ गए होंगे कि जब ऊपर की ओर एक्सेलरेटेड होता है तो वेट मैक्सिमम शो करेगा, और जब नीचे की ओर एक्सेलरेटेड होगा तो वेट मिनिमम शो करेगा। क्वेश्चन आपका ये है कि ये जो एलिवेटर है ये मैक्सिमम वेट 72 शो किया है और मिनिमम वेट 60 शो किया है। तो हम लोग लिखेंगे mg प्लस ma0 इक्वल टू 72। ये केजी में दिया है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करके इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। एक्चुअली वेट का मतलब फोर्स होता है, लेकिन आंसर केजी में दिया है तो इसको फोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। एंड सेकंड में जो मिनिमम है वो mg माइनस ma0 के बराबर होगा, और ये जब डीएक्सेलरेट हुआ होगा एलिवेटर तब का ये वेट होगा। तो ये 60 है, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ma0 से ma0 कट गया, ये 2mg इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 600 है एंड ये 720 है, तो 1320 आएगा। 2mg को हम लोग 10 लिखते हैं तो 13 इंटू 20, 0 से 0 कट गया, तो m इक्वल टू वी हैव 132 अपॉन 2 मीन 66 kg। तो इस तरह से उसका जो ट्रू वेट था ब्लॉक का वो था कितना, 66 kg। अब आपसे इसमें शायद पूछा गया है कि एक्सेलरेशन भी निकालो, तो किसी भी इक्वेशन में ये ट्रू वेट m का वैल्यू रखेंगे, g का वैल्यू रखेंगे, तो यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो सो नाउ पुट m, आप इसको इक्वेशन a एंड इसको इक्वेशन b लिख सकते हैं। नाउ पुट m इक्वल टू 66 kg in either of the equation to get value of a naught। तो in a to get value of a naught, इतना तो आप लोग कर ही लेंगे, तो ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन नंबर 16, ये देखिए 15 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, 16 नंबर भी क्वेश्चन अच्छा है। ये सब क्वेश्चन को आप लोग को बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, और थोड़ा थोड़ा करने से ही बहुत बड़ा काम हो जाता है। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बना देता है ना। मतलब एक जो ग्रेजुअल जो स्टेप होता है वो आदमी को बहुत ऊंचाई पर, एवरेस्ट पर भी आप ग्रेजुअली चढ़ सकते हैं। तो उसी तरह से आप 5, 7, 10 ही प्रॉब्लम बनाइए, हर रोज बनाइए। आप ऐसे इमेजिन करो कि आप 10 क्वेश्चन भी ईच डे बनाते हो, तो 10 क्वेश्चन इंटू आपको 365 डेज से 10 क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा कितने, 3650। 365 इंटू 10 इक्वल टू 3650, 3650 क्वेश्चंस। और मुझे नहीं लगता कि किसी बुक में इतने सारे क्वेश्चंस भी होंगे। मतलब अगर आप चाहें 11 और 12 मिलकर मैं बोल रहा हूं, तो ये 1 ईयर में ही ये सारे 11 एंड 12 दोनों का सोल्यूशन आप सीख सकते हैं 1 ईयर के टाइम में। उससे भी कम टाइम लगेगा, मैं तो 6 मंथ के ही दिन दोनों का सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा। तो चलिए अब इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों कि ये एक एलिवेटर है और इसमें एक ये स्प्रिंग बैलेंस है और यहां से ये एक पुली के थ्रू कनेक्टेड है। दो मास है, एक मास इधर और एक मास इधर लटका हुआ है और मास मैं समझता हूं कि ये वाला 1.5 kg दिया हुआ है एंड इसको 3 kg सपोज कीजिए कि इसको A है और B है और ये एलिवेटर G/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। हमें बताना है कि इसकी रीडिंग क्या होगी, इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी। ये ज्योमेट्री है इसकी, ये फिगर है। तो लेट्स से स्टार्ट। देखिए इसमें क्या होगा, एक्चुअली ये दोनों मास इक्वल नहीं है तो एलिवेटर में भी ये दोनों आपस में मोशन करना शुरू कर देगा। तो ग्राउंड का ऑब्जर्वर एक्चुअली इसको क्या देखेगा कि दोनों सिस्टम ऊपर की ओर जा रहा है और दोनों डिफरेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये एलिवेटर के साथ तो जा ही रहा है, ये अप जाएगा एलिवेटर फ्रेम में तो ये डाउन आएगा क्योंकि ये हैवी है। तो ऐसा लगेगा कि ये एलिवेटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। अगर मान लो ये वाला पॉइंट 100 पर पहुंचेगा तो ये और एलिवेटर से भी ज्यादा एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर बढ़ जाएगा, है ना। तो इसका एक्सेलरेशन अलग होगा और बी का अलग होगा इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। तो इस पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ये ग्राउंड फ्रेम से अप्लाई करना इसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अब ये क्या करेगा कि ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इस फ्रेम से अप्लाई करने की कोशिश करेगा। हाँ, इस फ्रेम में क्या होगा कि ए का भी एक्सेलरेशन जितना अप होगा उतना ही बी का डाउन होगा। तो सो ही इज कन्वेनिएंट टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ऑन द गिवन सिस्टम इन एलिवेटर फ्रेम। और एलिवेटर खुद एक्सेलरेटेड फ्रेम है क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है G/10 ये A0 की जगह पर। तो एलिवेटर चूंकि एक्सेलरेटेड फ्रेम है मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम है। आप नॉन इनर्शियल फ्रेम की कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि जब हम किसी मोशन की डायनेमिक्स, किसी बॉडी का डायनेमिक्स जब हम किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम से पढ़ते हैं तो हम उसके पर एक सूडो फोर्स अप्लाई करके और तब हम लोग F = A में इक्वेशन लिखते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इस पर हमें सूडो फोर्स अप्लाई करना होगा। तो अब हम लोग ए की फ्री बॉडी डायग्राम पहले बनाएंगे। यहाँ पर 1.5 × 10 मीन 15 हो जाएगा mg की वैल्यू। ये a है, इसको mg लिखते हैं और b वाले को m डैश। तो ये m डैश g होगा 3 × 10 = 30 न्यूटन हो जाएगा। टेंशन इस पर भी अप होगा, इस पर भी अप होगा। चूंकि ये एलिवेटर अप साइड में जा रहा है तो दोनों पर एक सूडो फोर्स लगेगा। यहाँ mg/10 लगेगा मतलब 1.5 इंटू जस्ट ये 1.5 ही हो जाएगा। और यहाँ भी सूडो फोर्स लगेगा mg/10 m'(g/10). तो g और 10 कैंसिल हो जाएगा, m' की वैल्यू 3 हो जाएगा। और ये अप साइड में जाएगा एलिवेटर फ्रेम में और ये डाउन साइड में आएगा क्योंकि ये हेवियर है। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा t - 15 - 1.5 = 1.5 × A। दिस इज इक्वेशन फॉर ब्लॉक A एंड फॉर ब्लॉक B वी विल राइट 30 नीचे 3 नीचे। तो 30 + 3 ओके माइनस t = 3 × A। दिस इज इक्वेशन फॉर ब्लॉक B। तो t to t कैंसिल हो जाएगा एंड 33 माइनस वी हैव 16.5 = 4.5 × A। अब यहाँ पर वी हैव 33 से अगर हम 16.5 को माइनस करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ये 16.5 ही होगा 4.5 A की वैल्यू। ओके, तो यहां तक तो हो गया। अब A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ 30 होगा ना, 30 भी नीचे होगा एंड ये भी नीचे होगा। यहाँ पर दोनों माइनस होगा तो ये 15 आया था ना 1.5 × 10 ओके 15 आया था, सब कुछ सही है। तो ये कितने टाइम्स में कट जाएगा, ये 16.5 को यदि हम 4.5 से डिवाइड करते हैं तो 165/45 हो जाएगा, है ना। तो 5 से ये 9 टाइम्स में कटेगा और ये 5 से
3 टाइम्स एंड 3 टाइम्स मीन 33/9 आ रहा है, मीन 10/3। तो सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10/3। अब एक्सेलरेशन की जब वैल्यू आपको मिल गई तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ अगर टेंशन हम टी लेते हैं, यहाँ टी लेते हैं, तो यहाँ 2t होगा, यहाँ भी 2t होगा, तो रीडिंग जो होगा वो 2t के इक्वल होगा। तो अब हम लोग ऐसे एक्सेलरेशन निकाल लिए। अब एक्सेलरेशन निकालने के बाद किसी एक इक्वेशन में इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को पुट कीजिए। जैसा कि मैं बी में पुट कर रहा हूं, तो 33 माइनस टी इक्वल टू 3 इंटू ए। यहाँ लिख रहा हूं फ्रॉम बी से, तो टी का वैल्यू हो जाएगा, और ये वैल्यू भी रख ही देते हैं, तो 3 इंटू 10/3, तो ये कैंसिल हो गया। तो सो वी हैव t इक्वल टू 33 माइनस 10 इक्वल टू 23। इसलिए 2t, रीडिंग तो 2t होगा ना, तो 2 इंटू आपको आ जाएगा, t की वैल्यू यहाँ आ गया, तो इसलिए रीडिंग इक्वल टू 2t, यहाँ लिख देते हैं। ये जो रीडिंग होगा 2 इंटू 23 इक्वल टू 46 न्यूटन के बराबर होगा, या फिर 4.6 kg के बराबर होगा। कुछ आंसर में थोड़ा सा माइनर इधर उधर होगा, तो जी की वैल्यू कभी कभी 9.8 लेना होता है, तो इस वजह से भी कभी कभी हो सकता है। तो आप आंसर मैच करा लेंगे, इसका आंसर ऐसा ही सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों आपका, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं ना। 17 में अ ब्लॉक ऑफ 2 kg सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग थ्रू अ मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 100 Newton per meter. What is the elongation of the spring? If another 1 kg block is added to the block, what would be the further elongation? मतलब क्वेश्चन ये है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन ये है कि एक ब्लॉक है जो स्प्रिंग के थ्रू 2 kg की ब्लॉक को ऐसे सस्पेंड, ये 2 kg ब्लॉक इज सस्पेंडेड थ्रू स्प्रिंग एंड स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है 100 न्यूटन प्रति मीटर एंड इसकी मास 2 kg है, एंड यू हैव टू फाइंड इलोंगेशन इन द स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो आई थिंक कि आप समझ रहे होंगे, mg नीचे लग जाएगा एंड kx ऊपर हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि आप पूरी सॉल्यूशन, आप पहले खुद से आपको सॉल्यूशन करना चाहिए। जो सॉल्यूशन नहीं आ रहा है वो आप वीडियो के थ्रू समझ सकते हैं। आप वीडियो को स्किप कर लीजिएगा, थंबनेल में सारा कुछ गिवन है कि कौन सा वीडियो में कहाँ तक का सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली चूंकि ये बैलेंस वाले कंडीशन में ये जो kx होगा, kx ये हो जाएगा mg के इक्वल, k है 100, और यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, हमें पेन बदलना पड़ेगा लग रहा है। kx इक्वल टू mg हो जाएगा, तो k का वैल्यू है 100x, ओके, और m है 2 इंटू 10, तो 10 से ये कट गया, तो x इक्वल टू 2 बाई x इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये 2/10, ये मीटर हो जाएगा, तो इसको सेंटीमीटर में 2/10 इंटू 100 कर लेंगे, तो ये 20 सेंटीमीटर इसका इलोंगेशन हो जाएगा। अब फिर क्वेश्चन में वो आगे क्वेश्चन ऐड किया है कि अगर इसमें एक और 1 kg की ब्लॉक को लटका दे, मीन ये तो स्प्रिंग है ही, इसमें एक और ब्लॉक को 3 kg की ब्लॉक को कनेक्ट कर दें, तो ये 2 kg हो गया और ये हो गया 1 kg, है ना। तो अब 3 kg की ब्लॉक को अगर हम लटकाते हैं एक और, मतलब टोटल ये 3 kg हो जाएगा, तो फिर वैसे ही kx डैश निकाल लेंगे और नीचे 3 mg कर लेंगे, 3 इंटू जी, तो 3 इंटू जी कितना होगा, 3 इंटू जी हो जाएगा 30 न्यूटन। तो अब यहां से हम लोग फिर निकालेंगे kx डैश इक्वल टू 30, तो 100x डैश इक्वल टू 30 हो जाएगा, ये कट करके x डैश की वैल्यू आ गई कितनी, ये x डैश की वैल्यू आ जाएगी 3/10 मीटर में, एंड सेंटीमीटर में
3/10 इंटू 100 कर देंगे तो ये 30 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर और ये 30 सेंटीमीटर। तो इस तरह से फर्दर इलोंगेशन अगर पूछेगा कि और आगे कितना इलोंगेशन हुआ 1 kg की ब्लॉक कनेक्ट करने पर, तो 30 से 20 को माइनस कर देंगे तो हमें 10 cm आंसर मिल जाएगा। चलिए फिर से इंक फिलिंग करना होगा। ये सब चेंज करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये डेल एक्स शायद पूछा था। डेल एक्स मतलब जो फर्दर इलोंगेशन, तो 30 से 20 को माइनस करने से आपको 10 सेंटीमीटर आंसर मिल जाएगा। तो आशा करता हूं इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। अब बोल रहा है कि यही है 18 में, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। 18 है कि अगर ये मान लो कि ये जो सीलिंग है वो एक एलिवेटर का सीलिंग होता और एलिवेटर ऊपर की ओर एक्सेलरेटेड होता तो इलोंगेशन क्या होता। तो सब कुछ हम लोग यही करते, सिर्फ जो mg ऊपर लग रहा है ना, एक ma0 भी नीचे लगा देते अगर इस फ्रेम से सॉल्व करते। तो अगर हम लोग एलिवेटर फ्रेम से सॉल्व करेंगे तो एलिवेटर एक्सेलरेटेड फ्रेम है तो हमें सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, और एलिवेटर में चूंकि बैलेंस है, इसमें कोई एलिवेटर के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन नहीं है। तो इस केस में मतलब क्वेश्चन नंबर 18 के लिए हम लोग क्या करेंगे, kx ऊपर कर लेंगे और mg प्लस ma0 नीचे कर लेंगे। फिर उसी तरह से kx डैश ऊपर, और यहाँ पर mg की जगह पर m का वैल्यू 2, फिर यहाँ m डैश g प्लस m डैश a0 सेकेंड के लिए, और m डैश की जगह पर 3 डालने से आपका x और x डैश मिल जाएगा। उसके बाद फर्दर इलोंगेशन भी मिल जाएगा। मतलब उसी क्वेश्चन को रिपीट करना था, सिर्फ इसको एलिवेटर का ये सीलिंग मान करके और एलिवेटर को ऊपर एक्सेलरेट करा करके। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 18। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि कोई कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा नहीं है। F इक्वल टू ए में ही सारे क्वेश्चंस में लगाना है, बट इसको अप्लाई करने सीखना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 होगा, द फोर्स ऑफ buoyancy exerted by the atmosphere on a balloon is B in upward direction and remain constant. The force of air resistance on the balloon acts opposite to direction of velocity and is proportional to it. The balloon carries a mass m and is found to fall. देखिए ये क्वेश्चन ये है कि एक बैलून है, ये मेंशन किया है क्वेश्चन में कि जब जो बैलून स्पेस में मूव करता है तो उस पर बुयांसी फोर्स ऊपर की ओर लगता है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। चूंकि बुयांसी फोर्स वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, तो चूंकि वॉल्यूम बैलून का सेम है तो बी भी सेम रहेगा, तो बी ऊपर लगेगा। और ये बॉल नीचे की ओर v वेलोसिटी से फॉल कर रहा है शायद। The balloon carries a mass m and found to fall near the earth surface with a constant velocity। हाँ, तो ये जब नीचे की ओर गिरेगा तो क्वेश्चन में मेंशन है कि जिस डायरेक्शन में ये चलेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा। तो यहां से, और वो v का प्रोपोर्शनल होगा, यानी F जो रेजिस्टेंस होगा v का प्रोपोर्शनल होगा, मतलब कुछ कांस्टेंट इनटू v होगा, और mg नीचे लगेगा। क्वेश्चन आपका ये है कि इससे कितना मास रिमूव करें, क्योंकि जब इससे मास रिमूव करेंगे तो कुछ बैलून हल्का होगा और ये ऊपर की ओर राइज कर सकता है। तो यही बोल रहा है क्वेश्चन में कि हम इसमें से कितना मास हटाएं कि बैलून ऊपर की ओर मूव करने लगे। तो जब ऊपर की ओर मूव करने लगेगा तो ये वाला फोर्स अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लेगा। मीन यदि वेलोसिटी ऊपर हो जाती है तो के भी किधर लगेगा, डाउन डायरेक्शन में लगेगा, mg भी डाउन में लगेगा, और जो बुयांसी फोर्स B है ये अप डायरेक्शन में लगेगा। तो ये अप डायरेक्शन में लगेगा। अब दोनों का इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं। जैसे इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, फॉर बैलेंसिंग B प्लस के भी इक्वल टू mg हो जाएगा, और इस केस में B से के भी को घटाकर mg के बराबर लिख सकते हैं। तो B माइनस के भी इक्वल टू mg हम लोग लिख सकते हैं, ये mg हम लोग लिख सकते हैं।
यहाँ तो kv से kv कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात है ना, यहाँ से मास को घटाना था तो m की जगह पर m माइनस डेल m लेना होगा, है ना। तो अब ये जो मास है m माइनस डेल m g हो चुका है, तो सो यहाँ हमें लिखना होगा m माइनस डेल m g, तभी ऐसा होगा। तो अब यहाँ 2mg आ जाएगा, यहाँ का mg और ये वाला mg, ये दोनों मिलकर आ गया 2mg माइनस डेल mg। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डेल mg आ गया 2mg माइनस b, इसलिए डेल m की वैल्यू 2m माइनस b बाई जी हो जाएगा। ये जो डेल m का वैल्यू है ये हो जाएगा 2m माइनस b बाई जी हो जाएगा। आज थोड़ा ये मार्कर प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, देखता हूँ। तो इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 20 तक ही अपलोड करता हूँ, है ना। नेक्स्ट में बढ़ा दूंगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 था, अब आप समझ गए होंगे। फिर एक बार इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब मेडिकल नीट वगैरह के लिए या फिर मेन के लिए भी अच्छा है। मेन के स्टैंडर्ड का ये क्वेश्चन है। ठीक है, मिटा देता हूं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20, वो भी जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट पर, इसी तरह की उसमें आपको ऐसे ही प्रोसेस करना है, ऐसे ही सोचना है। An empty plastic box of mass m is found to accelerate up at the rate of g by 6 when placed deep inside water। मतलब एक प्लास्टिक बॉक्स है, जब प्लास्टिक बॉक्स को ये वाटर में हम लोग ऐसे दबा करके छोड़ेंगे तो इसको मान लो इस फोर्स को रिमूव कर दिए, तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये g/6 एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर भागता है। तो अब क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें क्वेश्चन ये है कि अब इस पर कितना लोड हम और एक्स्ट्रा रखते हैं। इसको मान लो डेल m है, पहले से m था, कि ये नीचे की ओर g/6 एक्सेलरेशन से चलने लगे। तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए और इक्वेशन लिखिए। ऊपर क्या लगेगा, एफ बी लगेगा, या फोर्स ऑफ बायंसी इसको बोलेंगे, इसको एफ बी यहाँ पर लिख रहा हूं, और नीचे यहाँ एम जी लगेगा। इस केस में क्या होगा, इसमें भी एफ बी पर तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, एफ बी वही रह जाएगा, बट अब एम प्लस डेल एम जी नीचे लगेगा। ऑब्वियसली इसका जो इक्वेशन होगा ये होगा एफ माइनस एम जी इक्वल टू एम जी बाई 6 होगा, और वहां पर जो इक्वेशन होगा m प्लस डेल एम जी माइनस एफ इक्वल टू m प्लस डेल एम, और ये हो जाएगा g/6, ये हो जाएगा g/6। तो अब इसको सॉल्व करने से f और f कैंसिल हो जाएगा और आप डेल m की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखिए mg और mg ये शायद कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ डेल mg बच जाएगा, और यहाँ mg/6 mg/6 2mg/6 माइनस प्लस यहाँ पर डेल mg/6 हो जाएगा। तो इसको इस साइड में लाएंगे तो 5 डेल mg/6 इक्वल टू 2mg/6, तो ये भी कैंसिल, g से g कैंसिल, तो वी हैव डेल m इक्वल टू, हमें डेल m की वैल्यू मिल गया, डेल m इक्वल टू 2m/5। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिया। आज थोड़ा मार्कर पता नहीं क्यों प्रॉब्लम कर रहा है, शायद ये खराब हो चुका है, मार्कर कुछ दिन के बाद खराब हो जाता है, लाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर 10 क्वेश्चन ही अपलोड करने का कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप बने रहिए ज्ञान विज्ञान पर। थैंक यू।